आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में एक लोकेलिटी है मदेह। इसी मदेह में एक और जगह है खुदरा मक्कागंज। यहाँ पर 30 दिसंबर 2024 की रात 11:30 बजे एक हत्या की वारदात होती है। होता यह है कि 11:30 बजे रात एक टैक्सी ड्राइवर जिसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसकी गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी जाती, जिसके बाद आसपास के तमाम लोगों को गन के शॉट की आवाज़ सुनाई देती। वो भागते हुए अपने मकान से, अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। वो फ़ौरन इसकी खबर पुलिस को देते हैं। पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंचती। वहां आकर वो शुरुआती तफ्तीश करती। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, जिसमें उसके मोबाइल फ़ोन उसकी पॉकेट में मिलते हैं। पुलिस उसके मोबाइल फ़ोन को ऑन करती, उसके लॉक को खोलती और उसके बाद उसमें मौजूद जो लास्ट डायल नंबर्स थे उस पर कांटेक्ट करती। कांटेक्ट करने के बाद फिर वो जिसका मोबाइल था उसके बारे में जानकारी लेती है जिसकी हत्या कर दी गई थी, और साथ ही उन लोगों से इसकी खबर देती है कि इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस को कॉल से बात करने के दौरान ये पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद रिजवान है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। अब पुलिस के द्वारा परिवार के लोगों को अप्रोच किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उनके परिवार के सदस्य की, जिनका नाम मोहम्मद रिजवान है, उनकी हत्या कर दी गई। और वो मौके पर पहुंचे, उनसे पुलिस को काफ़ी पूछताछ भी करनी और वो आकर बॉडी को शिनाख्त भी करने की क्या ये वाकई में मोहम्मद रिजवान ही या कोई और है। परिवार के लोग भी रोते बिलखते मौके वारदात पे पहुंचते हैं। वहां आकर वो अपने परिवार के सदस्य की बॉडी को देखते हैं, जिसके बाद वो इस बात पे एक्सेप्ट करते हैं कि वो उन्हीं के परिवार के सदस्य मोहम्मद रिजवान जिनकी हत्या की गई है। पुलिस पहचान होने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती और इस केस की तफ्तीश शुरू कर देती है। आखिर वजह क्या हो सकती है इस व्यक्ति की हत्या करने की। अक्सर हत्या के मामले में ये देखा जाता है कि किसी के साथ कोई आपसी रंजिश हो या किसी अफेयर के मामले में इस तरीके का मामला देखा गया है, या कोई भी आपसी विवाद, ज़मीनी विवाद, या किसी को भी इसके खिलाफ कोई रंजिश या दुश्मनी, तो हत्या तक बात आती। अब पुलिस परिवार के लोगों से ये पूछना चाहती है, पूछने की कोशिश करती कि आखिर रिजवान की हत्या कौन कर सकता है, इसकी किसके साथ दुश्मनी है, क्या कोई ऐसा मामला जिससे हत्या तक बात पहुंच सकती, कुछ इस तरीके का मामला है क्या। लेकिन परिवार के लोग इन सारी बातों से इनकार करते हैं। वो रिजवान के कैरेक्टर को पुलिस के सामने प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि रिजवान कितना शरीफ और कितना सिंसियर बंदा था। पुलिस उनकी कहानी सुनती है रिजवान की, तो पुलिस को भी ये महसूस होता है कि वाकई में इस व्यक्ति का किसी के साथ कोई विवाद नहीं, और एक ऐसी पर्सनालिटी का शायद ही किसी के साथ कोई विवाद हो भी सकता है। असल में परिवार के लोग पुलिस से जो बात बताते हैं वो बात ये होती है कि रिजवान दिन में ऑटो रिक्शा चलाता है और वो रात की शिफ्ट भी करता है। रात की शिफ्ट में वो कैब चलाता है, और दोनों शिफ्ट करके वो ना तो सिर्फ अपना ही परिवार बल्कि अपने रिश्तेदार का एक और परिवार भी पालता है, जो परिवार काफ़ी कमज़ोर है। उनके पास आमदनी का कोई सही ज़रिया नहीं। इस वजह से रिजवान खुद मेहनत करता है डे और नाइट शिफ्ट करके, और अपने साथ साथ एक दूसरा परिवार भी पालता है। और साथ ही मोहल्ले के लोगों से जब पूछताछ की गई रिजवान की, तो मोहल्ले के लोग भी उसके बारे में तारीफ़ ही करते रहे। कोई भी मामला, कोई भी इस तरीके का मामला पुलिस के सामने आया ही नहीं। पुलिस अब काफ़ी परेशान थी, क्योंकि अक्सर पुलिस की तफ्तीश इसी दिशा में जाती है कि परिवार के लोगों से दुश्मनी या कौन मार सकता है, कुछ हिंट लेने के बाद पुलिस इस केस की तफ्तीश में आगे बढ़ती, तो जाकर हत्यारे का पता चलता है। लेकिन इस केस में पुलिस को यह नज़र आ रहा था कि परिवार के लोग सारी बातें रिजवान के बारे में जो बता रहे, उससे तो ये लगता ही नहीं कि इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी होगी, और तफ्तीश करना पुलिस के लिए ज़रूरी, और हत्या भी हुई है। इस मामले को लेकर पुलिस एक फ़ैसला करती, और वो फ़ैसला ये होता है कि परिवार और
इधर से कोई भी हिंट, कोई भी क्लू लिए बगैर मौके वारदात पर जहां पर इसकी हत्या की गई वहां से इस केस की तफ्तीश को शुरू करेगी और हत्यारे तक पहुंचेगी, तो जाकर इसके पीछे की जो वजह है, जिस वजह से रिजवान की हत्या की गई, वो सामने आ सकती। पुलिस उसी दिशा में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती। शुरुआत में जिस जगह पर यह वारदात हुई, आसपास के लोगों से पूछताछ करती। आसपास के लोग पुलिस को ये बताते हैं कि उन्होंने गन शॉट की आवाज़ सुनी और इसी के साथ बाइक से किसी को जाते हुए भी कुछ लोग वहाँ पर देखते हैं, लेकिन बाइक पर बैठे व्यक्ति और बाइक के शेप को किसी ने भी नहीं देखा। सिर्फ बाइक के जाते हुए जो आवाज़ आती, उस आवाज़ को वहाँ पर जो मोहल्लेदार थे उन्होंने सुना था। पुलिस यह समझ जाती है कि जो भी इसकी हत्या करके गया है वो बाइक से था। पुलिस आसपास के तमाम इलाकों का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें एक संदिग्ध फुटेज नज़र भी आती है, एक बाइक। लेकिन इस फुटेज में भी उन हत्यारों की कोई शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, ना तो उनका चेहरा दिख रहा था। ये था कि एक ख़ास किस्म की बाइक जो उस जगह से गुजर रही थी। उसी अंदेशे के तहत पुलिस इस फुटेज को कवर करती है और इसकी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। यानी एक कैमरे से लेकर दूसरे कैमरे, दूसरे से तीसरे करते करते टोटल 200 कैमरे को खंगालती, 200 कैमरे की फुटेज को वो चेक करती, जिसमें एक एक कर उस बाइक का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते भी जहां पर उन दोनों व्यक्तियों की पहचान हो जाती है, जिसके बाद उनका नाम सामने आता है और जिसमें से एक व्यक्ति जो पीछे बैठा था उसका नाम कृष्णा था और जो बाइक चला रहा था उसका नाम यासिर था। पुलिस को जब इन दोनों के बारे में पता चलता है तो पुलिस इनके ठिकाने पर धावा बोलती है, वहाँ जाती है। तो अलग अलग ठिकानों से पुलिस के द्वारा इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। यासिर को हुसैनगंज से गिरफ्तार किया जाता है और जो कृष्णा था उसे रायबरेली से गिरफ्तार किया जाता है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस को ये लग रहा था कि इस केस को वो सॉल्व कर लेगी और हत्यारे पकड़े गए तो हत्यारे ये भी बता देंगे कि उन्होंने किस वजह से टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद रिजवान की हत्या की। लेकिन जब पुलिस की पूछताछ शुरू होती है तो पुलिस इस केस को सुलझाने की बजाय इस केस ही में और उलझ जाती है। होता ये कि पुलिस के द्वारा उन हत्यारों से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने ही मोहम्मद रिजवान की हत्या की है, तो उन्होंने बताया कि हाँ उन्होंने ही की। और इसके पीछे की वजह जब पूछी गई तो उन्होंने अपने बारे में पुलिस को जो तारुफ दिया, जो पहचान बताई, वो ये कि वो एक पेशेवर मुजरिम, उनका काम ही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। पुलिस अब ये जानना चाहती है कि आखिर किसके इशारे पर यह हत्या की गई। तो उन्होंने बताया कि असल में उन्हें जो फिरौती दी गई थी, जो सुपारी दी गई थी, वो मोहम्मद रिजवान की दी ही नहीं गई थी, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की दी गई थी और हमने गलती से मोहम्मद रिजवान की हत्या कर दी। अब पुलिस यहाँ पर और हैरान हो जाती है और अफसोस का मकाम ये होता है कि जब जिसकी सुपारी दी गई उसकी हत्या होती तो ये बात भी काफ़ी गमगीन थी, काफ़ी अफसोसनाक थी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई जिस व्यक्ति का दूर दूर तक किसी विवाद से, किसी के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, एक नहायत ही शरीफ इंसान की मौत होती, वो भी एक गलती की वजह से। पुलिस ये सुनते ही काफ़ी हैरान थी। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर इसकी सुपारी देने वाला कौन है, किसने ये सुपारी इन दोनों को दी थी। तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आता है जिस नाम को सुनने के बाद पुलिस के ऑफिसर्स भी काफ़ी हैरान होते। इसके पीछे की वजह ये थी कि असल में जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाने के लिए जो सुपारी देने वाला व्यक्ति था वो एक वकील था। पुलिस और आम जनता, जो पब्लिक थी, वो भी इस बात पे हैरान थी कि जब कानून के मुहाफिज खुद कानून को हाथ में लेकर इस तरीके की वारदात को अंजाम देने लगे तो फिर आम जन किसके पास गुहार लगाने जाएगी, किसको अपना मसीहा समझेगी। इस मामले को पुलिस ये देखती है तो उस वकील का नाम सामने आता है। पता चलता है कि उस वकील का नाम आफ्ताब है, मोहम्मद आफ्ताब। पुलिस के द्वारा मोहम्मद आफ्ताब को अपने शिकंजे में कसा जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे भी इंट्रोगेशन रूम में लेकर आया जाता है। तीनों जो सस्पेक्ट थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब मोहम्मद आफ्ताब से भी
पूछताछ शुरू हो जाती है। उनसे पूछा जाता है कि आखिर तुमने किसकी हत्या की सुपारी दी और क्यों दी, और इस व्यक्ति की हत्या के पीछे क्या वाकई में किसी का हाथ नहीं या कोई पीछे इसका मोटिव नहीं है। तो आफताब इस बात को मानता है कि वो रिजवान को मारने के लिए सुपारी नहीं दिया था। रिजवान गलती से इनका शिकार हो गया और जिसको मारने की सुपारी दी थी वो कोई और था। इसके द्वारा मोहम्मद आफताब से अब उस हत्या के बारे में जो होने वाली थी उसके बारे में पूछताछ करती कि आखिर किस वजह से वो हत्या करवाने वाले थे और हत्या के लिए क्या क्या किस तरीके से प्लान किया गया था। इसके बारे में जब पुलिस मोहम्मद आफताब से पूछती है तो वो इसके पीछे की सारी कहानी से पर्दा उठाना शुरू करता है। और कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि मोहम्मद आफताब जो कि एक वकील था, इसी के साथ एक इसकी असिस्टेंट वकील थी जो इसके साथ रहकर प्रैक्टिस करती थी। इन दोनों का एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब काफ़ी वक्त तक इनका प्यार एक दूसरे के साथ चलता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से शादी करने के मामले में राज़ी भी हो जाते हैं। लेकिन जो लड़की के पिता थे वो मोहम्मद आफताब से शादी करने की बजाय एक दूसरे व्यक्ति से शादी करवा देते हैं अपनी बेटी की, जिसके बाद इन दोनों के रिश्ते को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ ऐसा हुआ कि मोहम्मद आफताब और उस लड़की के बीच रिलेशनशिप अब भी कायम था। शादी के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करते थे और वो लड़की जबकि उसकी शादी हो चुकी थी वो इससे देर रात तक वीडियो कॉलिंग, चैटिंग और अलग अलग तरीके से कांटेक्ट में थी। जब इसकी जानकारी उस लड़की के हस्बैंड को होती, वो उसके मोबाइल को पकड़ता है और उसमें काफ़ी चैट्स और जो फुटेज थे वो जब देख लेता है तो वो उससे बात करने से मना कर देता है और उसके मोबाइल को जब्त कर लेता है। इसके बाद फिर जब इसकी जानकारी इसके पिता की होती, लड़की के पिता को, तो लड़की के पिता भी आफताब के ऊपर भी कुछ गरमाते हैं, उसे भी कुछ बोलते हैं और साथ ही अपनी बेटी को काफ़ी डांट फटकार लगाते हैं। इसी के बाद अब इसकी नाराज़गी आफताब और आफताब की जो रिलेशनशिप में वो लड़की थी उन दोनों को होती। इसी के चलते मोहम्मद आफताब ने एक प्लान बनाया कि वो इन दोनों की हत्या करवाएगा। हत्या करवाने के लिए जो लड़की का पिता था उसकी और जो उसका हस्बैंड था, इन दोनों का नाम उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया और उसे दे दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर कृष्ण और यासिर थे, जो कि अदालत में इनसे मुलाकात इसकी हुआ करती थी। ये खुद पेशे से वकील था। तो ये इन दोनों से बातचीत करके एडवांस में इन्हें 2 लाख रुपया दे देता है। एडवांस में 2 लाख देने के बाद जब वो हत्या होती तो हत्या बल्कि लड़की के पिता की नहीं, उस टैक्सी ड्राइवर की हो जाती है। अब पहचान में गलती कैसे होती है? पहचान में गलती इस तरीके से होती है कि असल में उस टैक्सी ड्राइवर की शक्ल इस लड़की के पिता से काफ़ी मिलती जुलती थी, जबकि हत्या की एक दिन पहले यानी 29 दिसंबर को आफताब ने उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर को उस जगह की तफरीह भी करवाई और उस व्यक्ति की शिनाख्त भी करवाई जिसकी हत्या करनी थी, यानी लड़की के पिता की। दूर से ये दोनों किलर उन्हें देखते हैं, जिसके बाद उसी इलाके में ये टैक्सी ड्राइवर 30 दिसंबर की रात 11:30 बजे मौजूद होता है। वो लड़की के पिता को समझकर उस टैक्सी ड्राइवर की पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देते हैं, जिसके बाद मौके पर रिजवान की मौत हो जाती है और पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है। तो ये सारी बातें निकल कर सामने आती है। ये 2 हत्या होने से तो बच गई थी, लेकिन एक ऐसे शख्स की हत्या हो जाती है जो शख्स अपने आप में एक शरीफ इंसान, नेक इंसान, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी फिक्र करने वाला था, उसकी हत्या हो जाती। पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती, इन्हें जेल भेजती और साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे और मोहम्मद आफताब था, इन दोनों के बीच जब मोहम्मद रिजवान की हत्या होती उसके बाद कुछ आपसी विवाद भी हुआ था। और वो विवाद इस बात पे था कि आफताब ने किसी और को मारने के लिए सुपारी दी, लेकिन हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलर ने किसी दूसरे व्यक्ति की कर दी, जिसके बाद बाकी का जो पैसा आफताब को कॉन्ट्रैक्ट किलर को देना था वो पैसा आफताब देने से इनकार कर देता है, जिसके बाद इनके बीच विवाद होता है। और इस बात का अफसोस उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी था कि उन्होंने एक ऐसे शख्स की हत्या कर दी जिसका उनसे कोई भी लेना देना नहीं था। और अफसोस इस बात का भी था
कि उन्हें जो बाकी का पैसा मिलने वाला था वो नहीं मिला था। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।